नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लीडर्स में। आज के इस वीडियो में मैं कोई इंट्रोडक्शन, कोई बैकग्राउंड, कुछ कहानी वगैरह इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो से हम एक ऐसा एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें किसी खास इंट्रोडक्शन, किसी खास बैकग्राउंड या हिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें कुछ ही मतलब कुल मिला के इसमें 147 के लगभग सेक्शन हैं, लेकिन कुछ ही सेक्शन हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीए हो, सीएस हो, या फिर एग्ज़ाम जो आपका सेमेस्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो उसमें सब सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं रखते। इसलिए इसमें व्यर्थ का बैकग्राउंड देने से बेहतर है हम लोग सीधे टू द पॉइंट उसके एक्ट पर ही आ जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो से हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का शुभारंभ कर रहे हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के परक्राम्य लिखत के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। सामान्यतः अगर बात की जाए तो ये परिक्राम्य लिखत 1881 या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है वो एक तरह से एनेक्टमेंट में आया था 9 दिसंबर 1881 को, और ये कमेंस हुआ था। इसका कमेंसमेंट जो डेट है वो 1 मार्च 1882 यानी कि पहले मार्च को, 1882 के पहले मार्च को ये कमेंस हुआ था। इसका ये प्रभाव माना जा सकता है। इस एक्ट में टोटल 147 सेक्शंस हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं, जो जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिटरल मीनिंग की, इसके सामान्य अर्थ की, इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसको आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पहला पार्ट बनेगा नेगोशिएबल का और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट का। नेगोशिएबल शब्द बना है नेगोशिएशन से, और नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र, जिसको हिंदी में कहते हैं हस्तांतरणीय, यानी कि वो चीज़ें जो हस्तांतरित हो सकती हैं, ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। और इंस्ट्रूमेंट को हम एक तरह से सामान्य अर्थ जो इंस्ट्रूमेंट का है वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि लिखित परिपत्र या प्रपत्र। वो लिखित प्रपत्र जो कि एक मतलब रेड्यूस किए जाते हैं, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखे जाते हैं, जो किसी इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होते हैं। अब इन दोनों ही शब्दों को अगर साथ में मिला दिया जाए तो इसका जो एक शाब्दिक अर्थ जो निकल कर आएगा, जो टू द पॉइंट लाइन निकल आएगी, उसका मतलब द नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज़ ट्रांसफरेबल, यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो प्रपत्र होते हैं जिनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जो कि हस्तांतरण योग्य होते हैं। लेकिन अगर इसको हम इसकी वास्तविक अर्थ से मिलाना चाहें तो इसका कोई भी एक विधिक आधार या एक विधिक मतलब निकल कर नहीं आता है। इसलिए इसको हम lon.in के अनुसार इसकी मीनिंग के बारे में देखेंगे, जो कि इंटरनेट पर दी गई है। तो उसके अनुसार इसमें ऐसा कहा गया है कि अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ साइंड डॉक्यूमेंट promising the amount of payment to a specific person or assignee। अर्थात कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट, वो प्रपत्र है जिसके अंतर्गत किसी मूल्य की, किसी राशि को देने का वादा किसी एक विशेष व्यक्ति को, एक स्पेसिफिक पर्सन को या फिर असाइनी को, जिसके नाम पे जिसको ये दिया गया है, जिसको असाइनी कहा जाता है, उसके नाम से ये प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। एज पर द सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल ईदर टू द ऑर्डर और टू द बियरर। अर्थात कि धारा 13 में, सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसकी डेफिनेशन देते हुए बताया गया है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पर्याय अर्थ होता है कोई प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक, जिसको किसी व्यक्ति के द्वारा ऑर्डर किया जाता है पेमेंट करने के लिए, या फिर उस व्यक्ति को पेमेंट करने के लिए बोला जाता है जिसके हाथ में वो होता है, जो बियरर होता है। अब इसमें एक शब्द फंसाने वाला है, जो कि ऑर्डर टू पेमेंट वाला है, वो फंसाने वाला है। इसका सामान्य अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने
दूसरे व्यक्ति के नाम पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट दिया। अब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये दिया गया है वो स्वयं नहीं चाहता है कि वो जाकर उस पेमेंट को ले, उस राशि को, उस मनी को रिकवर करे, तो वो उस प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे एंडोर्स कर देता है, इस चीज़ को लिख देता है कि मैं फला व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से ये कह रहा हूँ कि मेरी ये धनराशि जो है ये अगले व्यक्ति को, जिसका नाम इसके पीछे लिखा गया है, उसको दे दिया जाए। तो ये जो शब्द है टू ऑर्डर द पेमेंट, ये इसको इंगित करता है। इसके डेफिनेशन के बारे में बात करने के पश्चात हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की विशेषताएं क्या क्या इस कानून में, इस विधि में बताई गई हैं। तो इसकी विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है वो ये बताई गई है कि एक रिटन फॉर्म में, राइटिंग में होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया है कि ये किसी व्यक्ति को राइट टू रिकवर मनी, यानी कि मनी को, मुद्रा को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें यह बताया गया है कि ये ट्रांसफरेबल है, यानी कि इसको हस्तांतरित किया जा सकता है, यह हस्तांतरण योग्य है। चौथे पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक डॉक्ट्रिन है, एक मैक्सिम है, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, जिसका मतलब होता है कि नो वन गिव्स व्हाट ही डजंट हैव, यानी कि कोई भी व्यक्ति वो चीज़ नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं, जो उसके ओनरशिप में, जो उसके पोजीशन में नहीं है। लेकिन ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये डॉक्ट्रिन है, जो प्रिंसिपल है, वो इस डॉक्ट्रिन का, इस लीगल मैक्सिम का एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब ये कैसे है ये हम आगे की अपनी वीडियो में बात करेंगे। पांचवें पॉइंट के अंतर्गत बताया गया है कि राइट टू रिकवर मनी एंड मनी ओनली, यानी कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो केवल मनी के बारे में है, मुद्रा के बारे में, किसी अन्य वस्तु के बारे में नहीं है। कि ऐसा है कि किसी ने कोई प्रॉमिसरी नोट दे दिया या बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया कि मैं किसी व्यक्ति को ये घर देने का वादा करता हूँ, या घोड़ा देने का वादा करता हूँ, गाड़ी देने का वादा करता हूँ, लड़की देने का वादा करता हूँ, लड़का देने का वादा करता हूँ, तो इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया जा सकता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो केवल मुद्रा से संबंधित होते हैं, मनी के बारे में होते हैं, और मनी को ही देने का इसमें वादा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अमाउंट शुड बी सर्टेन, यानी कि जो राशि है, जो मुद्रा बताई गई है, वो सर्टेन होनी चाहिए, वो निश्चित होनी चाहिए, अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। इसका अगला पॉइंट है कि पार्टी शुड बी सर्टेन, यानी कि जो भी पार्टीज है, जो बना रही हैं, जो दे रही हैं और जो प्राप्त कर रही हैं और जिनसे लिया जा रहा है, सभी स्थिति में ये दोनों पार्टी या तीनों पार्टी सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, मतलब उनके बारे में पूरी तरह से निश्चितता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत इसमें यह बताया गया है कि गवर्न बाय प्रोहिबिशन बाय आरबीआई एक्ट, अर्थात कि आरबीआई के एक्ट के जो कुछ प्रोविज़न है वो यहाँ पर भी लागू होते हैं, जो कि इनको गवर्न करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। अब कौन कौन से आरबीआई के प्रोविजंस यहाँ पर इस एक्ट में लागू होते हैं उसके बारे में हम अपने अगले वीडियोज़ में, जिनमें हम टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, उसमें हम बात करते जाएंगे। और सबसे लास्टली हम बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी कि परिक्राम्य लिखत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार बताए गए हैं। तो इस एक्ट के अंतर्गत इसमें बेसिकली इसके 3 ही टाइप बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला टाइप जो है वो प्रॉमिसरी नोट है, जिसको प्रोनोट भी बोलते हैं। दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज। तीसरा है चेक। यानी इन तीनों के अलावा किसी भी काइंड के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में इस एक्ट में बात नहीं की गई है। इन्हीं 3 चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा कुछ चीज़ों के बारे में स्पेशली एक्सप्रेस वे में एक्सक्लूड कर दिया गया है, उनको बाहर रख दिया गया है। बाहर किन किन चीज़ों को रखा गया है, जिनमें सबसे पहले आते हैं करेंसी नोट। करेंसी नोट को बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो हैं ये बैंक के द्वारा, ये बैंक की अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हुंडीज़ को भी बाहर रखा गया, एक्सक्लूड किया गया है। अब हुंडी क्या होते हैं, हुंडी के बारे में वो लोग बेहतर जानते होंगे जो कि रूरल एरिया से, गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं, जो गन्ने का व्यापार करते हैं, जिनके चीनी मिल में, जो जितने भी चीनी मिल हैं वहाँ पे उनके गन्ने की ट्रॉली, ट्रैक्टर और ट्रक वगैरह आते जाते रहते हैं। हुंडी भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ही होता है, लेकिन इसके अंतर्गत यहाँ पर इनको इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि ये लोकल कस्टम्स के द्वारा गवर्न होते हैं। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस के मनी ऑर्डर को भी इसमें एक्सक्लूड किया गया है। और सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत हम किस मोटे तौर पर किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में दिए गए हैं। सेक्शन 11 में दिया गया है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और सेक्शन 12 में दिया गया है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में।
इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका निर्माण भी भारत में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और जिनको प्राप्तकर्ता भी जिनके नाम से इशू किए जाते हैं वो भी भारत में ही पाए जाते हैं। और जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें ये डेफिनेशन बताई गई, उसमें ये बताया गया है कि हर वो इंस्ट्रूमेंट जो कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रही है वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत उन्हें डील किया जाएगा। तो ये था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत। पहले वीडियो में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग, उनके डेफिनेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके काइंड्स के बारे में बात की और आगे के हम वीडियो में पार्ट वाइज हर एक पार्ट के तौर पर वीडियो लाते रहेंगे और चैप्टर्स को कवर करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्यों परेशान कर रहे हो यार। धन्यवाद।